कंसिस्टेंसी ये भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी द प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड स्टे द सेम फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। देयर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस। आपका एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आपका जो भी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं, दे शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोले तो आपकी बिल्कुल सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो आपने सिमिलैरिटी रखनी है हर साल। प्रोवाइडेड एक्सेप्शन कौन से हैं? वेयर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर ऑफ ऑपरेशन। आपके ऑपरेशन कुछ इस तरह चेंज हो गए जिसकी वजह से आप उस पुरानी पॉलिसी को या पुराने मेथड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आपने चेंज कर लिया। और दूसरा क्या है? वेयर अ चेंज इन प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड बाय IFRS। IFRS ने कहा कि ये IFRS इस डेट से इम्प्लीमेंटेड होगा लाजमी, तो उसके हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज योर अकाउंट्स शुड बी कंसिस्टेंट। Where a change in presentation and classification is made, figures for the previous period must be restated on new basis unless there is impracticable। अगर आपका वो पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन का कोई एक बहुत ही पुराना एसेट है और वो आपने मेथड चेंज कर लिया और वो आप उसको नहीं कर पा रहे चेंजेस, तो बहुत सारी एडिशन डिलीशन तो हुई हैं, तो आप उसको लिखते हैं भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमने इसको कंपैरेटिव फिगर में चेंज नहीं किया। अदरवाइज यू हैव टू चेंज योर कंपैरेटिव फिगर एज वेल। ठीक है, तो ये आपका इसमें से बहुत चांस है कोई ना कोई उठा के MCQ दे दे, कोई फिल इन द ब्लैंक टाइप का दे दे, तो आपको ये ज़रा चीज़ें जहन में होनी चाहिए। मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन। Each material class of item should be presented separately in the financial statement because such presentation is relevant to the understanding of financial statement। जो भी मटेरियल आइटम है आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, सेपरेटली उसका ब्रेकअप देने पड़ेंगे। ठीक है। अमाउंट विच आर इमटेरियल कैन बी एग्रीगेटेड with the amount of similar nature of function and need not to be presented separately। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिसलिनियस एक्सपेंस। जहाँ समझना है मिसलिनियस में मार दो है, तो वो छोटे छोटे आइटम होते हैं तो हम उसको मिसलिनियस की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब एक आइटम होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मिलते जुलते आइटम होते हैं, तो हम प्रिंटिंग भी इसमें डाल रहे होते हैं, स्टेशनरी भी डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं जहाँ पे कोई इमटेरियल है तो आप उसको एग्रीगेट कर दें, तो एग्रीगेशन यानी आप कोई मुख्तलिफ आइटम्स को बना के एक मेन एक छोटी कैटेगरी बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग और obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement which provides financial information about a specific reporting entity। हम पढ़ चुके हैं कि उसके ओमिशन या कोई मिस स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे यूज़र का डिसीजन चेंज हो जाए और वो उसको सही इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो, तो वो हमारा क्या होता है मटेरियल इंफॉर्मेशन में शामिल होता है। और मटेरियल इंफॉर्मेशन में मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि रिलेटेड पार्टी का जब हम पढ़ेंगे IFRS, तो उसमें वो कहता है कि डायरेक्टर्स का 1 रुपया भी है तो वो आपने उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। तो अगर आपने 1 रुपया भी डिस्क्लोज़ नहीं किया तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गई। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि अमाउंट और परसेंटेज पे ही हो, तो लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मटेरियलिटी में आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए जी ये क्वेश्चन करें। कंपनीज हैविंग द फॉलोइंग बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, प्रिंटिंग 5000, स्टेशनरी 7000, फोटोकॉपी चार्जेस 7000, एडवर्टीजमेंट 1 लाख। विच आइटम कैन बी एग्रीगेटेड?
भाई कौन कहता है कि चारों अलग अलग होंगे? कौन कहता है कि तीन अलग अलग होंगे? शुरू के तीन एक साथ हो जाएंगे, शुरू के तीन एक साथ हो जाएंगे और आखिरी अलग होगा। सारे इस पे एग्री हैं? क्या फोटोकॉपी तो यार प्रिंटिंग ही है ना, प्रिंटिंग आप नहीं कराते, पैसे बचा रहे तो यार फोटोकॉपी चला दो, तो वही तो आ गई चीज़। तो पहले तीन एग्रीगेट होंगे, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा मैंने नहीं डाले थे, ये तो बच्चों वाला है। तीन जो है एग्रीगेट हो जाएंगे और आखिर का एग्रीगेट नहीं होगा। ठीक है जी। ऑफसेटिंग, an entity shall not offset assets and liabilities or income and expenses unless required or permitted by IFRS। यानी अगर IFRS आपको अलाउ करता है कुछ जगहों पे, कुछ एरियाज़ में, तो आप उसका रिसीवेबल पेएबल एडजस्ट करके नेट अमाउंट दिखा सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर आप नहीं दिखा सकते। इसकी एग्जांपल, भाई आपका एक कस्टमर है जिससे आपने माल ख़रीदा और आपने उसी को भेज भी दिया, ठीक है ना, तो अब आप कहें यार ठीक है मैं तो नेट पे कर रहा हूँ तुम्हें, तो वो आप उसको नेट अमाउंट दिखा दें, ऐसा नहीं, आप उसको अलग अलग दिखाएं। ठीक है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ये ज़रा देख लें भाई, थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन IAS 1 क्या कह रहा है? IAS 1 requires comparative information to be disclosed for the previous period for all numerical information unless another IFRS permits required otherwise। अच्छा फिर क्या है? कंपैरेटिव शुड ऑल्सो बी गिवन इन नैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर रेलिवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो भाई वो तो कह रहा है नैरेटिव इंफॉर्मेशन का भी कंपेयर दें। अब नैरेटिव का कोई मुझे बता सकता है क्या कंपैरिजन होगा? परफेक्ट एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर जो था हमारा कमिटमेंट इतने थे, इस दफ़ा महंगाई की होने की वजह से कमिटमेंट इतने हो गए हैं, तो आपने ये हो गया नैरेटिव कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, समझ गए सारे? नोट शुड बी राउंड। तीसरा क्या है? कंपैरेटिव शुड बी reclassified when the presentation or classification of items in the financial statement is amended। रिक्लासिफिकेशन की वजह से भी आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट किया है वहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी। कहीं पे आपने उठा के, फॉर एग्जांपल एग्रीगेशन हमने किया था, हमने देखा यार फ़ोटो का हमारा कोई बिज़नेस ही ऐसा है कि हम फ़ोटोकॉपी के काम करते हैं, कोई ऐसी चीज़ आ गई कि वो एग्रीगेशन में से निकल के मेन में आ गई, तो हम उसको लास्ट ईयर को भी उठा के एक नई कैटेगरी बनाएंगे और अभी की भी बनाएंगे और उसमें दोनों चीज़ें लिखेंगे कि ये लास्ट ईयर में नहीं थी, इस दफ़ा हमने डाली है बिकॉज ऑफ ABC रीज़न या XYZ, ताकि यूज़र को क्लियर पता हो। ठीक है। और आखिरी क्या है? व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली और मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम्स in its financial statement, or when it classifies item in its financial statement, it shall present as a minimum 3 statement of financial position, two of each of the other statement and related notes। ये हम इंशाल्लाह चौथा या पाँचवीं क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा, उसी IFRS में जाके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? क्या डेली होनी चाहिए, मंथली, साल की? ये बता रहे हैं। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एटलीस्ट एनुअली। कम अज़ कम साल में एक दफ़ा उसने प्रेजेंट करने होते हैं। व्हेन एज एंटिटी चेंजेस द एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर और शॉर्टर that 1 year, an entity shall disclose in the addition to the period covered by the financial statement the reason of using longer or shorter period and the fact that amount presented in the financial statement are not entirely comparable। Well, structure and content ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। Identification of financial statement
An entity shall clearly identify the financial statement and distinguish from other information in the same published documents. IFRS apply only to financial statements and not to other information presented in an annual report or other documents. कौन सी रिपोर्ट आ गई भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा? जो जो एनुअल रिपोर्ट होती है। लिस्टेड कंपनी में है कोई जॉब करता है? कौन क्या क्या भेज रहे होते हैं साल के आखिर में जो पोस्ट करके और वो भेज रहे होते हैं? एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है? वेरी गुड। ये नहीं पता होता। ये IAS 1 कहता है नेम ऑफ द रिपोर्ट हम क्या लिख रहे होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या जो भी रिपोर्ट हम लिख रहे होते हैं। नोट्स टू द अकाउंट्स, ये क्या है? ये IAS की रिक्वायरमेंट है कि आपने ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। रिपोर्ट इज़ इंडिविजुअल और फॉर द ग्रुप। जहाँ ग्रुप होते हैं तो ग्रुप के अलग अकाउंट्स बन रहे होते हैं और इंडिविजुअल अलग बन रहे होते हैं। तो यू हैव टू क्लासीफाई कि ये ग्रुप के हैं या इंडिविजुअल हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। जी। डेट एंड पीरियड ऑफ रिपोर्ट कवर्ड, डेट एंड पीरियड उसका होता है एज ऑन, जो भी पीरियड दिया हुआ है, या फॉर द पीरियड एंडेड वो आपने दिया हुआ था। इस तरह करके आपको वो डालना होता है। करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी आपने डालनी होती है कि किस करेंसी में आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। क्लियर आप लिखें, चाहे वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिखें, बट यू हैव टू राइट द करेंसी। और आखिर में नोट्स में भी एक जगह दिया हुआ होता है एंड में कि दीज अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड नियरेस्ट टू द पाकिस्तानी रुपीज़ इन 1000। ये से लेवल ऑफ राउंडिंग, हाँ आगे लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में राउंड किए हैं, मिलियन में किए हैं, या बिल्कुल ही राउंड नहीं किए, या डेसिमल में राउंड किए, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हो सकता है कोई MCQ इस टाइप का आप भी आ जाए जिसमें आपके वो पूछ ले कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव भी पूछ ले। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ मिनिमम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शैल इंक्लूड लाइन आइटम्स दैट प्रेजेंटेड द फॉलोइंग अमाउंट्स। कौन कौन से? सारे पढ़ें जरा। बायोलॉजिकल एसेट्स, आगे चलें कंटिन्यूटी में। ठीक है भाई, ये आइटम्स आपके इसने बता दिए हैं। ये हमको अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रहे थे, हम घिसे पिटे तरीक़ों से अभी तक हमें पता है सारी चीज़ें, और हम क्लासीफाई भी इसी तरह कर रहे होते। लेकिन क्यों कर रहे होते कि IAS 1 कहता है कि भाई ये क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। करंट एंड नॉन करंट डिस्टिंक्शन। लास्ट लाइन ये कह रहे हैं कि अगर आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे तो आप लिक्विडिटी के हिसाब से उसको क्लासीफाई करें कि पहले कौन सा लिक्विड होगा, फिर बाद में किस तरह करके, या रिवर्सल मेथड में आप उसको करें। करंट एसेट्स, एन एंटिटी शैल क्लासीफाई एन एसेट एज करंट व्हेन it expects to realize the asset or intended to sell or consumption it in its normal operating cycle। अगर उसकी कंजम्पशन या आपका वो नॉन करंट एसेट आपका करंट एसेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि एक अलग IAS हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो एक ये उसको वहाँ से कवर कर रहा है कि आप उसको करंट में डालें। इट होल्ड्स अ एसेट प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली बिजनेस में और इसलिए ली कि यार गाड़ियों के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो मैंने 10 गाड़ियाँ उठा ली और मैं इसको बेच दूँगा, तो ट्रेडिंग के लिए है आपका वो नॉन करंट एसेट, बट यू विल क्लासीफाई दोज कार्स एज करंट एसेट। क्या है? इट एक्सपेक्ट
टू रियलाइज द एसेट विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। और चौथा क्या है, द एसेट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट एज डिफाइंड इन IAS 7 अनलेस द एसेट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज और सेटल लायबिलिटी। आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट में होगा तो वो भी आपका करंट एसेट में आएगा, जो IAS 7 के हिसाब से आपको इसको डालना है। एन एंटिटी शैल क्लासीफाई ऑल अदर एसेट एज नॉन करंट। बाकी इसके अलावा जो भी होंगे वो नॉन करंट की डेफिनेशन में आएंगे। करंट लायबिलिटीज़, आखिरी चीज़ आ गई है डिस्क्लोजर। IAS में हमने क्या सीख लिया, क्या क्या होना चाहिए, इसका स्कोप क्या है, सब चीज़ अब डिस्क्लोजर पे आ गया। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज ईदर इन द statement of financial position or in the notes further subclassification of line item presented classified in a manner appropriate to the entity's operation. An entity shall disclose the following either in the statement of financial position or of the statement of changes in equity or in the notes. ये किसी भी पांचों कैटेगरी में ये पीछे जो बता रहे चीज़ें ये हो तो आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। पहला क्या है, वो ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स है, कौन से शेयर्स हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ऑथोराइज है, पेड अप है। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑथोराइज, ये भी आपको बताने के ऑथोराइज शेयर्स कितने हैं। द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड फुली पेड एंड इशूड बट नॉट फुली पेड, ये भी आपको बताना पड़ेगा। या आप चाहे ये कह रहे हैं या तो आप फेस पे भी बता सकते हैं और आप नोट्स में भी बता सकते हैं। यू हैव बोथ चॉइसेस, ठीक है। और क्या है, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स और दैट द शेयर हैव नो पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो अप्रूव्ड होती है आपका SECP से। आई थिंक जो कंपनी जब फॉर्मेशन कर रहे हो जो उसमें ऑथराइज कैपिटल भी अप्रूव होता है, शेयर्स की वैल्यू भी जो है वो पार वैल्यू भी अप्रूव होती है। A reconciliation of number of shares outstanding at the beginning and at the end of period। ये नॉर्मली नोट्स में ही आपको बताया हुआ होता है कि इतने थे, इतने नए दे दिए और अब तो यहाँ भी रिडीम होने लगे शेयर्स। जैसे एंग्रो अपने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मुझे बाय बैक में इतना फ़ायदा हो जाएगा कि हालात जब ठीक होंगे तो मेरे अच्छे खासे हो जाएंगे, तो वो बाय बैक कर रहा है। द राइट प्रेफरेंस and restriction attaching to that class including restriction on the distribution of dividend and the repayment of capital. Shares in the entity held by entity or by its subsidiaries or associates। कि भाई ये शेयर्स हैं, इसके सब्सिडरी के इतने शेयर्स हैं, ठीक है ना, और एसोसिएट्स के इतने शेयर्स हैं, एसोसिएट्स सब्सिडरीज और पेरेंट। शेयर रिवर्स for issue under option and contract for the sale of share including the term of amounts। भी रिवर्स किए शेयर्स या कुछ किया है वो बता दें। B a description of the nature and purpose of each reserve within the equity। कोई रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं तो उन रिजर्व का पर्पस क्या है और उसकी नेचर क्या है वो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अब ये अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। An entity shall present all item of income and expenses recognized in the period in a single statement of comprehensive income। एक statement बनेगा पूरा और in two statement, a statement displaying components of profit and loss, separate income statement, and a second statement beginning with profit and loss displaying components of अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। या तो आप पूरा एक साथ बनाते हैं जो मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी दिखाया था, या आप दो अलग अलग इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो जो पहले का रिपोर्ट का बॉटम लाइन आ रही है उसको आप ओपनिंग बैलेंस लेके जाएं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में और वहाँ पे ऐड बैक करें। समझा पा रहा हूँ मैं। एज अ मिनिमम द फेस ऑफ SOCI शैल इंक्लूड लाइन आइटम्स दैट प्रेजेंट द फॉलोइंग अमाउंट फॉर द पीरियड। ये कम से कम लाइन आइटम आपके होने चाहिए। क्या क्या, रेवेन्यू, गेन एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम डी रिकग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ये भी IAS पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। फाइनेंशियल कॉस्ट, टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस, ईच कंपोनेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्लासिफाइड बाय नेचर,
ये मैंने दो जो डाले हैं एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, ये जो हमने जिसको हम पुरानी ज़माने में कहते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब इसका नाम है NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये उसका जो फैक्टर है उसका कितना आपका प्रॉफिट लॉस में ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये कंसोलिडेशन में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। क्लोजर क्या करना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड shall be included in profit or loss unless an IFRS requires otherwise. Other comprehensive income, or an entity shall disclose the amount of income tax relating to each component of other comprehensive income, including reclassification adjustment, either in the statement of comprehensive income or in the notes. Information to be disclosed in the financial statement of comprehensive income or notes. When item of income and expenses are material, their nature and amount shall be disclosed separately. यानी अगर कोई उसका अमाउंट मटीरियल है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, जैसे कि और चीज़ें, जैसे MPO में एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपकी एडमिन कॉस्ट 90% या उससे अबव है तो आप अंडर 2 सेक्शन 36 में क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। Circumstances that would give rise to the separate disclosure of item of income and expenditure include: write down the inventories of net realizable value or of the property, plant and equipment to recoverable amount as well as reversal of such write down। ये आपको बताना पड़ेगा, इंशाल्लाह दोनों IAS में हम सीखेंगे। Restructuring of activities of an entity and reversal of any provision for the cost of restructuring. फिर disposal of item of property, plant and equipment, ये आपको बताना होता है। फिर disposal of investment, discontinued operations का ये सब इंशाल्लाह पढ़ेंगे। disposal और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। litigation settlement, ये आपको बताना पड़ता है अगर आपने कोई आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लिया। इधर प्लीज लिटिगेशन सेटलमेंट, आपका कोई केस चल रहा है और आपने कहा यार दोनों पार्टी मिल गई, चल भाई मैं तुझसे 1 मिलियन मांग रहा हूँ, मैंने कहा यार 5 लाख लेके जान छोड़, कहते चलो ठीक है, केस दोनों गए कोर्ट में, उसने कहा मेरा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, उन्होंने साइन करा था, तो वो आपको डिफाइन करके बताना पड़ता है। अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अब यहाँ पे क्या क्या आइटम डिस्क्लोज करने होते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द पीरियड शोइंग सेपरेटली द टोटल अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर ऑफ द पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI और पेरेंट का कितना कितना पोर्शन है वो आपको बताना होता है। फिर दूसरा है फॉर ईच कंपोनेंट इक्विटी द इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डिंग दिस IAS 8, ये भी हम इंशाल्लाह वहीं पे पढ़ लेंगे। So each component of equity a reconciliation between the carrying amount at the beginning and at the end, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिगिनिंग से एंड तक क्या मूवमेंट आई वो हम सारी ट्रांजेक्शन दिखा रहे होंगे। और चौथा ट्रांजेक्शन विद द ओनर इन देयर कैपेसिटी एज ओनर showing separately contribution to the distribution of owners and changes in the ownership interest in subsidiaries that do not result in the loss of control। आपका ओनरशिप कितनी है और आपने कोई ट्रांसफ़र तो नहीं कर दी जिससे आपका कंट्रोल लूज हो गया, या कोई ये ज़्यादातर जो इंडिविजुअल बिजनेस होता है वहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है, या आपकी कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र तो नहीं कर दी जिससे आपका कंट्रोल लूज हो गया। इसमें अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपको रिकॉग्नाइज एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड का अमाउंट आपको दिखाना पड़ता है जो भी आप और पर शेयर आपने कितना दिया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का हम इंशाल्लाह वहाँ पे देख लेंगे, डिस्क्लोजर तो इसको रहने देते हैं। और नोट्स का आप लोग एक काम कीजिएगा, ये 2 चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ लेते हैं खाली। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपने डालनी है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IFRS दैट इज़ नॉट प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जो भी वहाँ पे फेस पे नहीं है तो आपने नोट्स में डाल दी, वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट प्रेजेंटेड एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इज़ रेलिवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे नहीं है लेकिन रेलिवेंट है तो आपने उसको सेपरेट नोट में करके डाल दिया, ठीक है।
The following should contain in notes a statement of compliance with IFRS and any other law. IFRS का अगर कोई आपका कंप्लाइंस जो है IFRS की वजह से चेंजेस आई तो आपने उस IFRS का रेफरेंस देना होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप शुरू में देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ दी होती हैं कंपनी की कि डेप्रिसिएशन का ये मेथड है, ग्रेजुएटी को हम इस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ब्रेकअप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अदर डिस्क्लोजर विच आर नॉट कवर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेरियस रिस्क ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी की क्या रिस्क क्या होते हैं? लिक्विडिटी रिस्क होता है, करेंसी रिस्क होता है, फॉरेन करेंसी रिस्क, इस तरह एक्सचेंज रिस्क होता है। हाँ, और इस तरह के जो रिस्क होते हैं वो आपको बताना होता है। अब ये मिसालें मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी दोस्तों। अदर डिस्क्लोजर और डिविडेंड को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह IAS 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि हम